नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं रे न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। अमेरिका के टेक्सास में शनिवार को यहूदियों के एक पूजा स्थल पर प्रार्थना के दौरान लोगों को बंधक बनाने वाले शख्स को पुलिस ने मार गिराया है और टेक्सास के गवर्नर ग्रेग एबोट ने कहा कि बंधक बनाए गए सभी लोग बाहर आ गए हैं और सभी सुरक्षित हैं। और इससे पहले कल शख्स नाम वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया था और घटना की लाइव स्ट्रीमिंग भी की गई। और वहीं शख्स एक पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी को रिहा करने की मांग कर रहा था। और वहीं पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी को अफगानिस्तान पर अमेरिकी सेना के अधिकारियों की हत्या का दोषी ठहराया गया है और वो टेक्सास की एक जेल में बंद है। और शुरू में कम से कम 4 बंधकों के पूजा स्थल में होने का अनुमान था और एक अधिकारी ने कहा कि व्यक्ति ने अपने पास हथियार होने का दावा किया, लेकिन अधिकारियों ने उसकी पुष्टि नहीं की है। और वहीं कोलीविले पुलिस विभाग ने कहा कि शनिवार शाम 5 बजे तक एक बंधक को बिना किसी नुकसान के रिहा कर दिया गया था। और वहीं माना जाता है कि व्यक्ति अपने परिवार के पास चला गया और उसे चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं थी। और वहीं अधिकारी अब भी हमले के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और वहीं अधिकारियों ने कहा कि बंधक बनाने वाले को पाकिस्तानी तंत्रिका विज्ञानी आफिया सिद्दीकी की रिहाई की मांग करते हुए सुना गया था, जिस पर अलकायदा से संबंध रखने का संदेह था और अफगानिस्तान में हिरासत में अमेरिकी सैन्य अधिकारियों को मारने की कोशिश करने का दोषी ठहराया गया था। और अधिकारियों के अनुसार व्यक्ति ने यह भी कहा कि वो आफिया से बात करना चाहता है और आफिया सिद्दीकी टेक्सास की संघीय जेल में बंद है। और पुलिस पहले सुबह 11 बजे के आसपास पूजा स्थल पहुंची और उसके बाद आसपास के इलाकों से लोगों को निकाला गया। और वहीं चाउमोन ने कहा कि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। और व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकिन ने शनिवार शाम ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। राजस्थान में 22 महीने बाद चुनाव है और अब तक के कार्यकाल में सरकार में उठापटक चलती रही। और इसके केंद्र में रहे प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे सत्ता, संगठन और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुद्दों पर बेबाक बातचीत की। और वहीं एक इंटरव्यू में पायलट ने कहा कि संगठन में बाहर की जिम्मेदारी मिलने के बावजूद राजस्थान की सियासत में लगातार सक्रिय रहने की बात कही है। और उन्होंने कहा कि राजस्थान छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ भी पद, आदर, मान सम्मान मिला है राजस्थान से ही मिला है और ये मेरा प्रदेश है, मेरी मिट्टी है। यहाँ कांग्रेस कैसे रिपीट हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता है। और जो पार्टी ने कहा है वो पहले भी किया है और आगे भी करेगा। और वहीं पायलट ने इशारों में नाम लिए बिना विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पद कितना ही बड़ा हो, अगर लोगों में आपका समर्थन नहीं है, आप लोगों में जज्बात पैदा नहीं कर सकते, तो अपनापन, एकजुटता नहीं दिखा पाते, तो उसी पद का भी कोई लाभ नहीं है। और मैं तो जनता को ही अपना माय बाप मानता हूँ। और पायलट ने जल्द राजनीति नियुक्ति करने की वकालत भी की और कहा कि नियुक्तियां पहले हो जाती तो हम एक की जगह 2 कार्यकर्ताओं को मौका दे सकते थे और पहले जो भी हुआ हो, हमें अब आगे की तरफ देखना होगा और पीछे मुड़कर देखने से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला। देश के उत्तरी मोर्चे पर चीनी सेना और पश्चिमी मोर्चे पर पाकिस्तान की चुनौतियों का सामना कर रही भारतीय वायु सेना राजस्थान के पोखरण में अब तक का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास करने जा रही। और वहीं फाइटरों की हिस्सेदारी, ट्रेनिंग, कॉम्बैट उड़ानों और हवाई ताकत के प्रदर्शन के मॉडल के हिसाब से इसे सबसे व्यापक और अभूतपूर्व वॉर गेम बताया जा रहा है। और मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान की उड़ान के साथ पहली बार वायु शक्ति में महिला पायलट शौर्य दिखाएंगी। वायुसेना अब तक 10 महिला पायलट लड़ाकू भूमिका में शामिल हो चुकी है और इनमें से कम तो पायलट इस बार के बड़े अभ्यास में शामिल हो सकती है। और इसके साथ ही रफाल के सभी 36 विमानों की आपूर्ति फरवरी के पहले हफ्ते में पूरी हो रही है। और वहीं सूत्रों के अनुसार वायु शक्ति के
10 से 12 फरवरी के पूर्ण अभ्यास में इन सभी की एक्टिव हिस्सेदारी होगी और 3 साल में एक बार होने वाले वायु शक्ति अभ्यास में देश भर में वायुसेना की यूनिट सक्रिय हिस्सेदारी कर रही है। और पिछले 20 महीने से उत्तरी मोर्चे पर चीन के साथ तनातनी के कारण वायुसेना अतिरिक्त अलर्ट पर है। वायु शक्ति में करीब 140 विमानों की हिस्सेदारी होगी और करीब 100 फाइटर प्लेन हैं। और वहीं पोखरण रेंज में बनाए गए दुश्मन के ठिकानों को तबाह करने के अभ्यास में अनेक तरह की मिसाइलों और फाइटरों का इस्तेमाल होगा। और वहीं रफाल की अत्याधुनिक मिका मिसाइल इसका विशेष आकर्षण होगी। और वहीं सुखोई 30, MKI, MiG-29, LCA तेजस, मिराज 2000, MiG-21 बाइसन, होक और जगुआर विमान भी अपने इसमें शामिल होंगे। और अपाचे हेलीकॉप्टर और शिनूक के साथ भारत के ध्रुव भी नाइट ऑपरेशन में हिस्सा लेंगे और रात के ऑपरेशन में लड़ाकू हेलीकॉप्टर से टारगेट्स पर रॉकेटों की बौछार दिखेगी। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी की रफ्तार बेकाबू हो रही है और साथ ही कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। और देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,71,202 नए केस सामने आए हैं और 314 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। और वहीं अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7,783 मामले सामने आ चुके हैं। और वहीं बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से 2,369 ज़्यादा मामले आए और कल कोरोना वायरस के 2,68,833 मामले आए थे। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,377 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,066 हो गई। और वहीं आंकड़ों के मुताबिक कल 1,38,331 लोग कोरोना से ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,50,85,721 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 15,50,377 है। और वहीं इस महामारी में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,86,000 है। और वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के महाराष्ट्र और राजधानी दिल्ली से हैं। आज देश के लिए अहम दिन है और आज कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ वैक्सीनेशन का 1 साल पूरा हो रहा है। और आज के दिन 16 जनवरी 2021 को देश में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाए जाने की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से कोरोना टीके दिए जाने का सिलसिला जारी है। और अब तक देश में वैक्सीन की करीब 156 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है, लेकिन पूरी आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य अभी भी दूर है। और 1 साल पहले 138 करोड़ की आबादी को वैक्सीन दिया जाना आसान नहीं था। और आज जब कोरोना की तीसरी लहर फैल ही हुई है, उसमें टीकाकरण गंभीर बीमारियों को रोकने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। और बड़ी बात यह है कि देश में 8% आबादी ऐसी है जिससे अब तक एक भी टीका नहीं लगा और वहीं 31% आबादी ऐसी है जिन्हें अब तक दोनों टीके नहीं लगे। और 15 से 18 साल की उम्र के करीब 8 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, जिसका काम कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है। और अब तक 3.25 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, यानी करीब 41% इन बच्चों को दूसरी डोज लगाई जानी अभी भी बाकी है। और वहीं बीते सोमवार से ही बूस्टर डोज लगनी शुरू हुई है और करीब 3 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है, जिसमें से 38 लाख बूस्टर डोज लगाई जा चुकी हैं, यानी करीब 13%। भारत बनाम ब्रिटेन की तुलना करें तो ब्रिटेन में कुल वैक्सीनेशन
13 करोड़ 61 लाख हुआ है, जबकि भारत ने पिछले 19 दिन में टीके लगाए 14 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा। और यानी जितना ब्रिटेन ने पूरे साल में टीके लगाए हैं, भारत ने उतने टीके सिर्फ 19 दिन में लगाए हैं। और इसी तरह दुनिया की महाशक्ति अमेरिका से तुलना करें तो अमेरिका में कुल वैक्सीनेशन हुआ है 52 करोड़ 56 लाख, जबकि भारत में कुल वैक्सीनेशन 156 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। यानी भारत अमेरिका से 3 गुना वैक्सीन लगा चुका है। अब वहीं अब खबर क्रिकेट जगत से, जहां पर विराट कोहली के टेस्ट कप्तानी छोड़ने के फैसले पर बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने कहा कि ये उनका निजी फैसला है और बीसीसीआई इस फैसले का सम्मान करता है। और उन्होंने ये भी कहा कि टीम को भविष्य में नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए विराट एक महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। और सौरव गांगुली की यह प्रतिक्रिया देर रात एक ट्वीट के जरिए आई और उन्होंने लिखा कि विराट के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट ने हर फॉर्मेट में तेजी से प्रगति की और कप्तानी छोड़ने का फैसला उनका निजी फैसला है और बीसीसीआई इसका सम्मान करता है और वो भविष्य में टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए महत्वपूर्ण सदस्य होंगे। और वहीं गौरतलब है कि टी20 और वनडे मैचों में टीम इंडिया की कप्तानी छोड़ चुके विराट कोहली अब टेस्ट मैचों में भी कप्तान नहीं रहेंगे। और उन्होंने शनिवार शाम एक ट्वीट के जरिए कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया। और दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज में मिली हार के एक दिन बाद आया उनका ये फैसला हैरान कर देने वाला था। और विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल मैचों की कप्तानी पहले ही छोड़ दी थी। और वहीं पिछले साल हुआ टी20 वर्ल्ड कप कप्तान के तौर पर विराट का आखिरी टी20 टूर्नामेंट था और इसके बाद उनसे वनडे मैचों की कप्तानी भी छीन ली गई थी और उनकी जगह रोहित शर्मा को टी20 और वनडे टीम की कप्तान सौंपी गई थी। और इसे लेकर बीसीसीआई और विराट कोहली के बीच मतभेद की खबरें भी सामने आई थी। और वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बाद विराट कोहली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने भारतीय क्रिकेट में भूचाल ला दिया था। और वहीं कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वनडे के कप्तान से हटाए जाने की जानकारी उन्हें बीसीसीआई अधिकारियों से फैसलों को सार्वजनिक करने के महज 1 घंटे पहले मिली थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बयान सौरव गांगुली के बयानों के एकदम विपरीत थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांगुली और कोहली के बीच मतभेदों का खुलासा हुआ था। और बीसीसीआई विराट कोहली के इस तरह मीडिया के सामने आने पर नाराज था और कई रिपोर्ट्स में सामने भी आया था कि दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज के बाद विराट कोहली पर गाज गिर सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में दल बदल का सिलसिला जारी है और अभी इसी हफ्ते बीजेपी के 3 कैबिनेट मंत्री और कई विधायक पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। और अब खबर ये आ रही है कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल होगी और उनके साथ आईपीएस की नौकरी छोड़ने वाले असीम अरुण भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और ये दोनों लोग लखनऊ में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इस अवसर पर उत्तर प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। और अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक तौर पर तारीफ करती नजर आती रही हैं। और मूल रूप से उत्तराखंड की रहने वाली अपर्णा कई बार योगी आदित्यनाथ के साथ भी नजर आई हैं। और ऐसे खबरें हैं कि बीजेपी उन्हें लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। और अभी पिछले महीने ही अपर्णा ने कहा था कि लखनऊ कैंट से मिली हार का जिक्र किया था और उनकी बातों से ऐसा लगा था कि वो बेमन से लखनऊ कैंट से चुनाव लड़ी थी। और उनका कहना था कि चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने लखनऊ कैंट सीट की मांग नहीं की थी। और इससे पहले मुलायम सिंह यादव के समधी और फिरोजाबाद के सिरसागंज सीट से विधायक हरिओम यादव भी बीजेपी में शामिल हो गए थे। और हरिओम यादव के भाई राम प्रकाश उर्फ नेहरू की बेटी की शादी मुलायम सिंह के भतीजे रणवीर सिंह से हुई है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मुस्लिम शाखा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में अल्पसंख्यक समुदाय से बीजेपी को वोट देने की शुक्रवार को अपील करते हुए कहा कि बीजेपी शासन में मुसलमान सबसे सुरक्षित और खुश है, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उन्हें केवल वोट बैंक मानती है। और एमआरएम ने समुदाय के कल्याण के लिए केंद्र और राज्यों में बीजेपी सरकारों द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पार्टी देश में मुसलमानों की सबसे बड़ी शुभचिंतक है। और एमआरएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और बसपा सहित विपक्षी दलों ने मुसलमानों को केवल अपना वोट बैंक माना है और सत्ता में आने के बाद उन्होंने समुदाय के सदस्यों को गरीबी, अशिक्षा, पिछड़ापन और 3 तलाक जैसे अत्याचार दिए। और संगठन के राष्ट्रीय संयोजक शाहिद सईद ने भाषा को बताया कि एमआरएम का निवेदन पत्र पर्चे के रूप में प्रकाशित हुआ है और इसे चुनाव वाले राज्यों में वितरित करने के लिए जहां एक बैठक में जारी किया गया, जिसकी अध्यक्षता इसके संस्थापक और मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने की। और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब में बीजेपी के लिए वोट मांगने के लिए पर्चे को अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के बीच बांटा जाएगा। और ये जिक्र किया गया कि पीएम मोदी सरकार ने 2014 से अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए नई रोशनी, नया सवेरा, नई उड़ान, सीखो और कमाओ, उस्ताद और नई मंजिल सहित 36 योजनाएं शुरू की हैं। सुपर पावर बनने की होड़ में लगा चीन अब प्रकृति से प्रतियोगिता करने निकला है और चीन का अपना सर्च इंजन, अपनी मोबाइल गेम, यहां तक तो ठीक था, पर अब चीन ने अपना एक अलग सूरज ही बना डाला है। और चीन की ये नई कारस्तानी आप भी देखिए हमारे खास रिपोर्ट में। वो खुद को सबसे अलग समझता है, उसका अपना अलग सर्च इंजन है, वो चीन है। और अब चीन ने एक नकली सूरज बनाकर तैयार किया है और ये सूरज लगातार अपने अधिक तापमान का प्रदर्शन कर रहा है। और अब आपके जहन में ये ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर चाइना को अलग सूरज की क्या जरूरत पड़ गई और इसे बनाने का मकसद क्या है। तो आपको बता दें कि चीन की ऊर्जा की जरूरतों को क्लीन एनर्जी के तौर पर पूरा करने के लिए चीन ने कारनामा कर दिखाया है। और हाल ही में इस नकली सूरज ने असली सूरज की तुलना में 5 गुना ज्यादा तापमान हासिल किया और वो भी 17 मिनट तक। और ये अब तक सबसे ज्यादा समय तक गर्मी पैदा करने का पहला प्रदर्शन है। और इस नकली सूरज का नाम है ईस्ट। चीन की एक न्यूज एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक इसने हाल ही में 1056 सेकंड तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान बनाए रखा, जो कि सूरज के तापमान से 5 गुना ज्यादा है। और अगर ये ज्यादा समय तक इसी तरह तापमान बनाए रखेगा तो इससे पैदा होने वाली बिजली से देश के बड़े हिस्से में रोशनी हो सकेगी। और इससे पहले मई 2021 में इस नकली सूरज ने 101 सेकंड्स के लिए 12 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा किया था, लेकिन इसका समय बहुत कम था। असली सूरज के केंद्र में जो तापमान होता है वो करीब 1.50 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन चीन के नकली सूरज ने दोनों बार असली सूरज के तापमान को पिछाड़ा है। और बस अब इससे ऊर्जा लेकर पूरे चीन में सप्लाई करने पर काम चल रहा है। साथ ही आपको बता दें कि चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज के इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स के शोधकर्ता और इस प्रयोग के नेतृत्वकर्ता साइंटिस्ट गोंग जियांजू ने कहा कि हाल ही में ये हुए परीक्षण ने मजबूत वैज्ञानिक डाटा दिए हैं और इसके आधार पर हम इसे लंबे समय तक चलाकर ऊर्जा पैदा कर सकते हैं। वैज्ञानिक न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा निकालने का प्रयास कई सालों से कर रहे हैं। हाइड्रोजन के एटॉमिक कणों को फ्यूज करके अत्यधिक दबाव और तापमान में हीलियम बनाने की प्रक्रिया ही इस नकली सूरज में की जा रही है और यही प्रक्रिया हमारे सूरज में भी होती है और यहीं से निकलने वाली ऊर्जा रोशनी और गर्मी में तब्दील होती है और इस प्रक्रिया के जरिए हम लंबे समय तक ऊर्जा हासिल कर सकते हैं और वो भी बिना ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन या रेडियो एक्टिव कचरे के। ईस्ट
यानी एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक सुपर हीटिंग प्लाज्मा पर काम करता है। यानी पदार्थ के चारों रूप में से एक रूप के पॉजिटिव आयन और अत्यधिक ऊर्जा से भरे हुए स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट आकार के रिएक्टर चैम्बर में डालकर तेजी से घुमाया जाता है, जिससे अद्भुत स्तर की चुंबकीय शक्ति पैदा होती है। और ये एक बेहद कठिन प्रक्रिया है। सोवियत वैज्ञानिक नेटन यावलिंस्की ने पहला टोकामेक साल 1958 में बनाया था, लेकिन किसी ने उस समय के बाद कई सालों तक टोकामेक का प्रयोग करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। और पिछली बार जब चीन ने ये परीक्षण किया था, तब शेंजेन में दक्षिणी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के भौतिक विभाग के निदेशक ली मियाओ के अनुसार अगला लक्ष्य रिएक्टर के लिए 1 हफ्ते के लिए लगातार स्थिर तापमान पर चलना हो सकता है, लेकिन ऐसा इस बार हो नहीं पाया। चीन के पूर्वी अनहुई प्रांत में स्थित इस रिएक्टर को अत्यधिक गर्मी और शक्ति के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है और इसे पिछले साल के अंत में तैयार किया गया था। चीनी वैज्ञानिक 2006 से परमाणु संलयन रिएक्टर के छोटे संस्करण विकसित करने पर काम कर रहे हैं और फ्रांस में भी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना चल रही है, जिसके 2025 में पूरा होने की उम्मीद है। और वहीं दक्षिण कोरिया का अपना कृत्रिम सूर्य कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामेक एडवांस रिसर्च भी है, जो 20 सेकंड के लिए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान स्थिर रखने में सफल हुआ है। और रिएक्टर के इतने गर्म होने का कारण परमाणु फ्यूजन है, क्योंकि रिएक्टर परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं को संचालित करता है। और वहीं आपको बता दें कि परमाणु फ्यूजन संचित परमाणु ऊर्जा को फ्यूज करने के लिए बाध्य करते हैं और इस प्रक्रिया में 1 टन गर्मी उत्पन्न होती है। और इस चीन के हाथ लगी इस अपार ऊर्जा से दुनिया के वैज्ञानिक टेंशन में आ गए हैं। और चीन ने जहां वैश्विक हथियार प्रतिस्पर्धा में जहां बढ़त हासिल कर ली है, वहीं दुनिया की अन्य महाशक्तियां ऐसी नई तकनीकी को खोजने के लिए संघर्ष कर रही है, जिससे इंसान को असीमित ऊर्जा मिल सके। और वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि चीन की कृत्रिम सूरज को लेकर यह सफलता काफी महत्वपूर्ण है और चीन की सफलता से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों को भी इस तकनीक में शोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। स्पेशल रिपोर्ट, आर्या न्यूज। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।